नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस लेक्चर में हम मॉनेटरी पॉलिसी को समझने का प्रयास करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसको किसके द्वारा लागू किया जाता है और इसको कैसे लागू किया जाता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सारी चीज़ों को विस्तार से हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू लेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी की मैकेनिज्म का, इंस्ट्रूमेंट्स का, और भारत में अभी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, उन सारी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी आसान भाषा में देखिए क्या होती है। वो पॉलिसी होती है जिससे देश का सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक कौन है हमारे भारत का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जिससे देश का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो पैसे यानी जो मनी है और ब्याज दर यानी जो इंटरेस्ट रेट है, इन्हें कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई इन इंडिया क्या करता है, मनी को और इंटरेस्ट रेट को, पैसे को और ब्याज दर को कंट्रोल करता है। तो कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे। डेफिनेशन प्रॉपर क्या बनी इसकी, एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। सीधा ध्यान रखना आपने कि ये माइक्रो इकोनॉमिक नहीं है, ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। मैक्रो यानी बड़ी, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। अब इसे बनाता कौन है, सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे होता क्या है, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट, इन दोनों को मैनेज किया जाता है। अब इन दोनों को मैनेज करने का मतलब क्या है, देखिए मान लो बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा घूम रहा है, बाजार में क्या हो गया, बड़ा पैसा घूम रहा है, तो इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे और उससे क्या होगा, महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो आरबीआई क्या करेगा, ब्याज दर को, ये इंटरेस्ट रेट है ना, इंटरेस्ट रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब इससे क्या होगा, लोग कम लोन लेंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे, खर्च कम होगा और महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। जब पैसा बहुत ज़्यादा था, लोग ज़्यादा खरीदारी कर रहे थे, तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई। आरबीआई ने उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, ब्याज दर को बढ़ा दिया, लोग लोन कम लेने लगे, खर्च कम हो गया, महंगाई कंट्रोल में होगी। बस ये है मॉनेटरी पॉलिसी। पर्पस क्या होता है इसका, डिमांड साइड की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको यूज़ किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो गया, महंगाई को कंट्रोल करना, फिर इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी आती है, आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, कंजम्पशन रेगुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और लिक्विडिटी मैनेजमेंट, पैसे की सप्लाई को बैलेंस करना, ये सारा इसका पर्पस है। इन सब चीज़ों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी आती है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन और इसका पर्पस। अब हम देखेंगे भारत की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी का एम होता है कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसको मैनेज किया जाए। क्यों मैनेज किया जाए, ताकि अलग अलग जो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ की जो पेस है उसे इंक्रीज किया जा सके, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके और अलग अलग जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। लिक्विडिटी, अब देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। लिक्विडिटी का आसान भाषा में मतलब होता है कि किसी चीज़ को कितनी जल्दी कैश या जो नगद पैसे हैं इसमें बदला जा सकता है। तो लिक्विडिटी जो होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए काफ़ी क्रूशियल, काफ़ी ज़रूरी होती है। आरबीआई डिपेंड करता है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ताकि अप्रोप्रिएट जो लिक्विडिटी के लेवल्स हैं उसे मेंटेन किया जा सके हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में। इम्प्लीमेंटेशन के टूल्स, अब मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होती है, किन टूल्स की मदद से इम्प्लीमेंट होती है। सबसे पहले आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई जो है वो इंट्रोड्यूस करती है पैसे को इकोनॉमी में और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट किया जाता है।
अब ये इंटरेस्ट रेट एडजस्ट कैसे होते हैं? जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनको या तो खरीद के या बेच के, किसके माध्यम से? ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से। तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को या तो खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। इससे क्या होगा? इससे इंटरेस्ट रेट एडजस्ट होंगे, इकोनॉमी में जो पैसा है वो इंट्रोड्यूस होगा। और ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं इनको खरीदा या बेचा जाएगा किसके माध्यम से? ओएमओस के माध्यम से, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से। दूसरा आता है बैंक रेट पॉलिसी। अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है जिस रेट पे वो कमर्शियल बैंक्स को पैसा लेंड कर रहा है उसके रेट को भी ये एडजस्ट कर सकता है। ये भी एक टूल है मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का। अब ये रिजर्व सिस्टम क्या है आप सब जानते ही हैं कि जितने भी हमारे अलग अलग बैंक हैं उन्हें अपना कुछ रिजर्व्स जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रखने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये एक रिजर्व सिस्टम है। फिर आता है क्रेडिट कंट्रोल। तो इकोनॉमी में, मार्केट में कितने क्रेडिट्स अवेलेबल होंगे और कौन से क्रेडिट्स की कितनी कॉस्ट होगी, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए भी पॉलिसी लाई जाती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे जब मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स का यूज़ होता है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं। क्या? इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट्स में एडजस्टमेंट होती है। फिर जो फाइनेंशियल सिस्टम में मनी सप्लाई सर्कुलेट हो रही है उसमें भी एडजस्टमेंट होती है। फिर बिजनेसेस या कंज्यूमर्स की जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है उसमें भी एडजस्टमेंट होती है। और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। तो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एक्सपेंशनरी और एकोमोडेटिव, एक होती है कंट्रैक्शनरी और टाइट। एक्सपेंशनरी जो एक्सपैंड हो रही है, कंट्रैक्शनरी यानी जो कंट्रैक्ट हो रही है। एकोमोडेटेड अब जब एक्सपैंड होगी तो बहुत सी चीज़ों को ये अपने अंदर समा लेगी, एकोमोडेट कर लेगी। लेकिन जब कंट्रैक्शनरी होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, छोटी हो रही है, तो फिर ये टाइट हो जाएगी और कोई भी चीज़ इसके अंदर अकोमोडेट नहीं हो पाएगी। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे आगे समझो। एक्सपेंशनरी एक्सपैंड हो रही है, जब एक्सपैंड हो रही है तो क्या होगा? ऑब्वियसली मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों? ताकि जो कंज्यूमर है या बिजनेसेस हैं उनको इनकरेज किया जाए कि ज़्यादा पैसा खर्चो, स्पेंड करो, तभी तो एक्सपैंड हो रहा है पैसा। एक्सपैंड क्या हो रहा है? पैसा एक्सपैंड हो रहा है। पैसा कैसे एक्सपैंड होगा? मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए, बे जाओ कंज्यूमर्स, बिजनेसमैन जाओ, इनकरेज कर रहे हैं तुम्हें, बे जितना पैसा खर्चना खर्चो। तो एक्सपैंड हो रहा है, एकोमोडेटिव। फिर आता है कंट्रैक्शनरी और टाइट। इसमें क्या हो रहा है? मनी सप्लाई डिक्रीज कर दी जा रही है, इंटरेस्ट रेट को रेज कर दिया जा रहा है। क्यों? ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और फिर जो ओवर हीटेड इकोनॉमी है उसे कूल डाउन किया जाए। अब ज़्यादातर जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे भारत का आरबीआई है या बाकी कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स हैं, वो इन दो पॉलिसीज़ के बीच में रोटेट करते हैं। कभी इसको लागू करेंगे, कभी इसको लागू करेंगे। क्यों? ताकि वेरिड डिग्रीज, अलग अलग डिग्रीज में ग्रोथ को प्रमोट किया जाए और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाए। बोलने का मतलब ये हुआ कि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो भैया एक्सपेंशनरी, पैसा खुला दो, जाओ भैया खर्चा करो। जैसे लगे कि ज़्यादा ही खर्चा हो गया और इन्फ्लेशन बढ़ने लग पड़ी, कंट्रैक्शनरी या टाइट ले आओ। इससे क्या होता है? ग्रोथ भी प्रमोट होती है और जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में रहती है। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बेनिफिट और रिस्क क्या हैं, एक एक करके हम दोनों में देखेंगे। पहले एक्सपेंशनरी को देखते हैं। एक्सपेंशनरी को और क्या बोला हमने? एकोमोडेटिव बोला, ध्यान रखना है आपने। बेनिफिट्स क्या हैं? फर्म्स जो हैं वो इजीली पैसा बोरो कर सकती हैं अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए। वर्कर्स को हायर करने के लिए ज़्यादा फंड्स अवेलेबल हैं। रिजल्ट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी आती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलस भी मिलता है। रिस्क क्या क्या होते हैं यहाँ पे? इसको अगर काफ़ी समय तक मेंटेन किया जाए तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। कैसे? क्योंकि काफ़ी समय तक इकोनॉमी में पैसा काफ़ी ज़्यादा रहेगा जिससे इन्फ्लेशन हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। फिर आता है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो इसका मतलब क्या है। बाजार में पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन जो सामान है, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो कम हो जाए तो उससे क्या होता है? कीमतें बढ़ जाएंगी, तो इनसे इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक गांव में 100 लोग हैं लेकिन सिर्फ 50 मोबाइल हैं, तो सबके पास बहुत पैसा है, हर कोई मोबाइल खरीदना चाहता है,
कंपटीशन बढ़ेगा, दुकानदार प्राइस बढ़ा देगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? इन्फ्लेशन, महंगाई। मतलब ज़्यादा पैसा प्लस कम सामान क्या होता है? कीमतें बढ़ेंगी। फिर आता है कि जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है ये एसेट बबल्स भी क्रिएट कर सकता है। तो एसेट बबल्स क्या होते हैं? देखिए, जब बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो लोग एसेट्स जैसे कि प्रॉपर्टी है, शेयर्स हैं, गोल्ड हैं, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं, जिससे उनकी कीमतें असली वैल्यू से बहुत ऊपर चली जाती हैं। इसे एसेट बबल बोलते हैं। समझ रहे हो तुम? एसेट है जैसे प्रॉपर्टी है, शेयर है, या आपके पास गोल्ड है। अब लोगों के पास पैसा बहुत आ गया, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इनका प्राइस बढ़ जाएगा। जो इनकी असल वैल्यू है उससे कई गुना ज़्यादा इनका प्राइस बढ़ जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? एसेट बबल। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एसेट बबल्स भी क्रिएट करती है। इसको मैं ज़रा साफ कर देता हूँ अब। हाँ, अब देखो कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर सकती है? एसेट बबल्स भी क्रिएट कर सकती है। और फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसकी वजह से करेंसी डेप्रिसिएशन भी हो सकती है। अब देखो कैसे। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट घटाया है इसमें। पहले देखा हमने कि यहाँ पे पैसा बोरो करना इजी है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। बैंक लोन सस्ता हो गया है। विदेशी निवेशक हमेशा ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इसलिए उनको रिटर्न कम मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम है तो उनको रिटर्न भी कम मिलेगा, इसलिए वो पैसा अपना पहले ही निकाल लेंगे। अब जब फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालते हैं तो करते क्या हैं? इंडियन रुपी को वो बेचते हैं और डॉलर को खरीदते हैं। तो इससे क्या होगा? रुपये की डिमांड नीचे चली जाएगी और डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। आई होप तुम समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। एक बार फिर देखो कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में हो क्या रहा है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया है। ठीक है, बैंक लोन क्या हो गया? सस्ता हो गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया। अब हमारा जो सिस्टम है उसमें फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा लगाया हुआ है। जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको चाहिए मैक्सिमम मुनाफा। ठीक है, तो ज़्यादा रिटर्न है, लेकिन अब इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। इससे क्या होगा? उनको जो रिटर्न है वो कम मिलेगा, इसलिए वो पैसा निकाल लेंगे। जब वो पैसा निकालेंगे तो कर क्या रहे हैं? वो इंडियन रुपी को वो बेच रहे हैं और डॉलर को वो खरीद रहे हैं। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इंडियन रुपी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड कम तो वैल्यू कम। अगर डिमांड कम है तो वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो पैसा कमज़ोर हो जाता है। $1 खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देने पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं करेंसी डेप्रीशिएशन। पैसे की डिमांड कम हुई, वैल्यू कम हुई, करेंसी डेप्रीशिएट होगी। सिंपल फ्लो क्या है इसका? देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, ठीक है, कम हुआ, उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हुई, इससे रुपये की डिमांड कम हुई और फिर रुपये की वैल्यू कम हुई। क्या बन गया? ये करेंसी डेप्रीशिएशन। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से करेंसी डेप्रीशिएशन भी हो जाता है। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बात करते हैं। देखिए, एमपीसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को अमेंड किया गया था फाइनेंस एक्ट 2016 के तहत, और यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं कि जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट हैं भारत में उसको फिक्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेकर आना और भारत की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी लेकर आना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा आता है कंपोजिशन। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। 3 जो हैं वो आरबीआई के होंगे, 3 आरबीआई के होंगे, प्लस जो 3 हैं वो एक्सटर्नल मेंबर होते हैं। इनको, ये जो एक्सटर्नल मेंबर हैं, इनको नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी इसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होगा? आरबीआई का गवर्नर। अभी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो
कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि करंट हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। और जब भी आप कमेंट लिखोगे तो साथ में आंसर के साथ अपनी डेट भी डाल देना, ताकि पता चले कि हाँ भाई इस तारीख को असल में जो आपने नाम लिखा है वही आरबीआई के गवर्नर हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर जरूर देना और गूगल नहीं करना है, जो भी आपको याद है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी न किसी एग्जाम की, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि करंट आरबीआई का गवर्नर कौन है। अब एमपीसी की मैंडेट यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मैंडेट क्या होती है, तो ये होती है 4% ±2%, यानी 4 से 6% भी हो सकता है और 2% भी। अब इसका मतलब क्या है? करंट जो मैंडेट है एमपीसी की वो ये है कि जो एनुअल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से जो इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है, उस रेट को मेंटेन करना 4% तक विद एलिजिबिलिटी ऑफ 2% इन आइदर डायरेक्शन, यानी 4+2 भी हो सकती, -2 भी हो सकती, 6% तक भी और 2% भी। तो मेंटेन किस किस के बीच में करना है? 2% से लेके तो 6% के बीच में मेंटेन करना है। ये है एमपीसी का मैंडेट। अब मान लीजिए कि इन्फ्लेशन, महंगाई इस दर से बढ़ जाती है तो कमेटी, ये जो एमपीसी कमेटी है ये आंसरेबल होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, यानी सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि भैया ये एक्सीड क्यों किया। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? सबसे पहले एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये अलो करता है बैंक्स को कि वो पैसा बोरो करें। कैसे? रिपोज के माध्यम से, यानी रीपर्चेज एग्रीमेंट्स के माध्यम से, और आरबीआई को ये लोन्स दें थ्रू रिवर्स रेपो एग्रीमेंट्स। तो ये होता है एलएएफ। फिर आता है रेपो रेट, ये तो आपने काफ़ी ज़्यादा खबरों में सुना ही होगा। ये वो रेट होता है जिस पे आरबीआई पैसा लेंड करता है बैंक्स को, ताकि उनकी जो शॉर्ट टर्म फंडिंग की नीड्स हैं उसको मीट किया जा सके, पूरा किया जा सके। ये हो गई रेपो रेट। फिर रिवर्स रेपो रेट, ये इंटरेस्ट है जहाँ पे रिजर्व बैंक जो है वो एब्जॉर्ब करता है लिक्विडिटी बैंक्स से, अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट जो भी कोलेटरल एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं अंडर एलएएफ यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आसान भाषा में समझो, एलएएफ क्या है? ये एक टूल है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है और उनसे पैसा वापस लेता है। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देगा और फिर पैसा वापस लेगा। आरबीआई का डेली सिस्टम जिससे मार्केट में पैसे या लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है, ये होता है एलएएफ। एलएएफ दो मेन पार्ट्स में, देखो ये जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है ये एलएएफ का ही पार्ट है। एलएएफ जो है ये दो मेन पार्ट्स में होते हैं, सबसे पहले रेपो रेट और फिर रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जो आरबीआई पैसा देता है, बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं जब मार्केट में पैसे की कमी होती है। बैंक के पास मार्केट में देने के लिए पैसा नहीं रहा, बैंक ने आरबीआई से लोन लिया, इसको बोलते हैं रेपो रेट। अब इससे क्या होता है? लिक्विडिटी बढ़ती है। लिक्विडिटी मैंने कहा ना कि पैसा बढ़ता है। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट, ये वो पैसा है जो आरबीआई लेता है, रेपो रेट देता है, रिवर्स रेपो रेट लेता है। अब बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई में जमा करता है। मान लो बैंक के पास इतना पैसा आना चाहिए था लेकिन बैंक के पास इतना पैसा आ गया, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। ये एक्स्ट्रा बैंक क्या करेगा? बैंक इस एक्स्ट्रा पैसे को पकड़ेगा और आरबीआई को दे देगा। तो जब बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई में जमा करता है वो रिवर्स रेपो रेट है। ये तब होता है जब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इससे क्या होगा? लिक्विडिटी कम होती है, मार्केट में पैसा कम है, आरबीआई बैंक्स को लोन देगा, रेपो रेट। मार्केट में पैसा ज़्यादा है, आरबीआई बैंक से पैसा ले लेगा, रिवर्स रेपो रेट। एलएएफ आरबीआई का डेली ऑन ऑफ स्विच फॉर मनी सप्लाई होता है। ये है एलएएफ, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये हैं इंस्ट्रूमेंट्स किसके? मॉनेटरी पॉलिसी के। अब इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जैसे कि एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब एसएलआर यानी वो परसेंटेज है जो बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा सेफ एसेट्स में रखना ही पड़ता है। ये रूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है।
सेफ एसेट्स का मतलब जैसे कैश हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ है। मान लो बैंक के पास 100 रुपया जमा है, ठीक है, तो बैंक को 20 सेफ एसेट्स में रखना ही पड़ेगा। बैंक के पास 100 रुपया है तो 20 रुपया बैंक को आरबीआई के पास या सेफ एसेट्स में रखना पड़ेगा, और जो 80 रुपया बच गया वो लोन दे सकता है। क्यों जरूरी होता है एसएलआर? बैंक सेफ रहते हैं सिक्योरिटीज़ के केस में, इकोनॉमी में ज़्यादा या कम मनी कंट्रोल करना, और इमरजेंसी में बैंक्स के पास पैसा रहे, इसके लिए एसएलआर ज़रूरी होता है। एसएलआर अगर बढ़ता है तो बैंक लोन कम देंगे, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। एसएलआर अगर घटता है, बैंक ज़्यादा लोन देंगे और मार्केट में पैसा भी बढ़ जाएगा। तो एसएलआर बेसिकली बैंक का सेफ्टी फंड होता है जो मैंडेटरी है। दूसरा आ गया एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब ये कैसी फैसिलिटी है? ये वो फैसिलिटी है जिससे बैंक्स इमरजेंसी में आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ओवरनाइट यानी एक दिन के लिए लोन ले सकते हैं। देखो मार्जिनल मतलब छोटा, कम समय। कितना कम समय? सिर्फ एक दिन। और फैसिलिटी, भाई ये फैसिलिटी तो है, भाई एक रात में रातों रात तुम एक दिन के लिए लोन बैंक से ले सकते हो, फैसिलिटी है। तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, यानी ये वो फैसिलिटी है जिससे बैंक्स इमरजेंसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ओवरनाइट सिर्फ एक दिन के लिए लोन ले सकते हैं। जब बैंक्स के पास अचानक कैश की कमी हो जाए, आरबीआई से तुरंत लोन लिया जा सकता है, इसको बोलते हैं एमएसएफ। मान लो बैंक के पास पैसे खत्म हो गए, कस्टमर्स पैसा निकाल रहे हैं, बैंक क्या करेगा? आरबीआई से इमरजेंसी लोन लेगा एमएसएफ के थ्रू। अब ये देखो एमएसएफ की खास बातें क्या हैं कि ये इमरजेंसी लोन है, ये इमरजेंसी लोन है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो होता है वो रेपो रेट से ज़्यादा ही होता है। बैंक्स अपनी सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स गिरवी रखते हैं एमएसएफ को लेने के लिए। तो रेपो जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में लोन होता है, और एमएसएफ जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में लोन होता है। ये बैंक के लिए लास्ट ऑप्शन होता है। अब आया बैंक रेट। बैंक रेट्स वो इंटरेस्ट रेट होते हैं जिस पर आरबीआई बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है बिना सिक्योरिटीज खरीदे या बेचे। तो आरबीआई का जो लॉन्ग टर्म लोन देने वाला रेट है उसको बैंक रेट बोलते हैं। अगर बैंक्स को लंबे समय के लिए पैसे चाहिए तो वो आरबीआई से बैंक रेट पर लोन ले सकते हैं। अब देखो, अगर मान लो बैंक रेट बढ़ा तो लोन महंगा हो जाएगा, बैंक्स कम लोन देंगे, मार्केट में पैसा कम। बैंक रेट घटा, बैंक रेट इस अलग पेन से बनाता हूँ, बैंक रेट घटा तो क्या होगा? लोन सस्ता हो जाएगा, बैंक्स ज़्यादा लोन देंगे, मार्केट में पैसा भी ज़्यादा आ जाएगा। तो रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन सिक्योरिटीज़ के बाद, बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन डायरेक्ट रेट, और जो एमएसएफ है वो बिल्कुल ही शॉर्ट मतलब एक दिन के लिए। ये फ़र्क है। ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। वैसे मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही आसान और लेमैन लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब हम की रिजर्व के रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। CRR यानी कैश रिजर्व रेशो, ये परसेंटेज होती है टोटल डिपॉजिट्स की जो बैंक मस्ट मेंटेन, बैंक को मेंटेन करना ही पड़ता है आरबीआई के पास। ये टूल है जिससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल होती है। CRR और SLR, इनको एग्जांपल्स के साथ मैंने ऑलरेडी अच्छे से अलग वीडियोस में कवर कराया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। जाइए मेरी इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। SLR, CRR और बाकी भी जो मैंने इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाई हैं सारी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है इनको हमने देख लिया है पहले भी। आउटराइट परचेज और सेल करते हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, आरबीआई इनके थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता या खरीदता है। लिक्विडिटी इंजेक्शन में ये काम करते हैं, जैसे आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बैंक से परचेज किया तो वो ड्यूरेबल लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट करता है, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। फिर लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता है बैंक्स को तो ये एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है बैंकिंग सिस्टम से, मनी सप्लाई को डिक्रीज कर रहा है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रीसेंट MPC के डिसीजंस
देखते हैं। MPC समझ रहे हो ना तुम, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। 6.5% ये पॉलिसी रेपो रेट रखा इन्होंने। MPC ने डिसाइड किया कि पॉलिसी रेपो रेट जो है वो 6.5% रखेंगे। 4.5% कैश रिजर्व रेशो। हालांकि ये चीज़ें बदलती रहती हैं, मैं अभी की बता रहा हूँ, और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो इन चीज़ों को, 2-3 ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको आपने एक बार सर्च कर लेना है। 10% क्या आया? इंक्रीमेंटल CRR जो RBI ने डायरेक्ट किया है बैंक्स को टू मेंटेन एन इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो, कितना? 10%। अब देखो इंक्रीमेंटल CRR का इम्पैक्ट क्या होता है। 10% इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो की इंट्रोडक्शन जो है इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो सरप्लस लिक्विडिटी है बैंकिंग सिस्टम में उसको मैनेज किया जा सके। ये जो है ये 1 लाख करोड़ के लगभग सकआउट कर लेगा। सकआउट मतलब बैंकिंग सिस्टम में जो पैसा है उससे 1 लाख करोड़ रुपया ये चूस लेगा। अब इससे क्या होगा? इसकी मदद से RBI जो है वो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन को मेंटेन कर पाएगा। डिजिटल पेमेंट इनोवेशंस की बात करें तो कन्वर्सेशनल पेमेंट्स ऑन UPI। देखिए RBI ने प्रपोज किया है कि कन्वर्सेशनल पेमेंट्स को वो लॉन्च करेंगे UPI में ताकि यूजर्स AI पावर सिस्टम के साथ इंगेज कर सकें और ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट भी कर सकें, कंप्लीट भी कर सकें। अब ये जो फैसिलिटी होगी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी। फिर आता ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस, तो RBI प्लान कर रहा है कि ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस को भी फैसिलिटेट किया जाए नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ताकि जो पेमेंट्स हैं वो वीक कनेक्टिविटी में भी इनेबल हो सकें। फिर आती हैं स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन लिमिट है इसको इंक्रीज कर दिया गया है। ऑफलाइन मोड के लिए जो नई लिमिट है वो है 500। प्रीवियस लिमिट 200 थी लेकिन अब बढ़ा के RBI ने इसको 500 कर दिया है। तो ये किस पर अप्लाई होता है? UPI लाइट ट्रांजैक्शंस में और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स के ऊपर ये अप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की ट्रांसमिशन की। तो RBI पॉलिसी रेट चेंज। देखिए सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी पॉलिसी रेट्स में एडजस्ट करता रहता है इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पे। जैसी इकोनॉमिक कंडीशन होगी उस हिसाब से RBI अपने पॉलिसी रेट चेंज करेगा। मनी मार्केट रेट्स, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो होते हैं मनी मार्केट में वो पॉलिसी चेंजेस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। बैंक के लेंडिंग रेट्स, कमर्शियल बैंक जो है जैसे ही लेंडिंग को एडजस्ट करता है तो डिपॉजिट रेट्स उस हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है? देखो इंटरेस्ट रेट जैसे ही चेंज होते हैं तो वो बोरोइंग को, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को और स्पेंडिंग को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव ट्रांसमिशन जो है वो इंश्योर करती है मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजंस को रियल इकोनॉमी तक पहुँचने के लिए। तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन इसमें बैलेंसिंग एक्ट है। ये प्राइमरी चैलेंज जो है मॉनेटरी पॉलिसी का वो यही है कि प्राइस स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस किया जाए। इसमें केयरफुल कैलिब्रेशन होती है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की। अब देखिए ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल तो कर सकता है लेकिन ग्रोथ को भी स्टिफल कर सकता है। ये ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है लेकिन इन्फ्लेशन को ट्रिगर भी कर सकता है। तो RBI का जो करंट स्टैंस है वो है विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। ये रिफ्लेक्ट करता है इसका फोकस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए साथ साथ में ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज को देखते हैं। सबसे पहले पॉलिसी फ्रेमवर्क। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्रूशियल मैक्रो इकोनॉमिक टूल है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया, ये आपने याद रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक टूल है। सवाल एक बार बना है एग्जामिनेशन में, पहले भी बन सकता है। इसको किसके द्वारा यूज़ होता है? RBI के द्वारा यूज़ किया जाता है। क्यों? ताकि जो मनी सप्लाई उसको मैनेज किया जा सके, इंटरेस्ट रेट को मैनेज किया जा सके और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स, तो RBI जो है यहाँ पे वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करता है ताकि मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके। तो कौन कौन से होते हैं? SLR, CRR, OMOs, रेपो रेट, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली हैं। बैलेंसिंग एक्ट, देखो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये केयरफुल बैलेंसिंग करती है कि ग्रोथ को भी प्रमोट किया जा सके और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सके टाइमली एडजस्टमेंट करके। और डिजिटल इनोवेशन, जैसे हमने पहले भी कहा कि डिजिटल पेमेंट्स को भी RBI इनकरेज कर रही है। यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन और ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी को इन्हांस करने में भी मदद कर रही है। तो ये है दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं और जो आपको पता होने चाहिए इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। बाकी जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।